तो फाइनली एचडीबी फाइनेंशियल्स के आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो आउट हो चुका है और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है। बाकी कोई भूले भटके लोग जिन्होंने सिर्फ शेयर होल्डर कोटा लगाया होगा या फिर सिर्फ एचएनआई को हिट किया होगा, उनको नहीं लगा होगा, तो उनके लिए भी कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो लॉट आपको अलॉट हुए ना उनको क्या होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर यहाँ पर लिस्टिंग डे के दिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बन रही है जिससे अपन दबा के अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। एक्चुअल में डिसीजन क्या बनाना है इस वीडियो में पूरा एनालिसिस के साथ में अपन समझने वाले हैं। ठीक है, अभी एक और एंगल बनता है कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहिए। अभी इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बनाया था जहां पर अपन ने वैल्यूएशंस को कंसीडर किया था, रेपो रेट का एंगल देखा था और कंपनी का थोड़ा डिटेल लिया था। उस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट आता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस देखो, सब इन्वेस्टर्स फंस गया, सेम थिंग विल हैपन विथ एचडीबी, वट एवर व्लॉगर से सेल ऑन लिस्टिंग डे, ये रेपो रेट का ज्ञान भूल जाओ। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है ना, तो ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। और इससे भी बड़ी बात तुम समझो, अभी मैं ये जो चीजें बता रहा हूं ना ये पूरे इस आईपीओ से रिलेटेड है, एचडीबी फाइनेंशियल्स के लिए पूरा चीज रिलेवेंट है। अभी से 9 महीने पहले ये वीडियो बनाए जब ये आईपीओ, ये जो शेयर थे बजाज हाउसिंग के, मार्केट में लिस्ट भी नहीं हुए थे। अब मैं पहले बोल क्या रहा हूं ना वो समझ लेना। और ये वीडियो था लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी का, होल्ड और सेल, आईपीओ के लिस्ट होने से पहले का। सुनो पहले मेरे को क्या करना है मैं बता दो, आप अपना देख लेना फिर। ठीक है, अब देखो मेरे को 2 लॉट मिले हैं भाई, 30,000 रुपए के लगभग होता है वैल्यू। मैं जैसे ही यहां पर आईपीओ सॉरी शेयर लिस्ट हो जाता है ना, बेच के निकल जाऊंगा, अपना प्रॉफिट लूंगा भाई, 5,000 रुपए उड़ाऊंगा, मजे करूंगा बस। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा भाई, हो सकता है कि जो शेयर है ना भाई वहां पर जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ ना वो बाइंग करे और वो ऊपर जाए। पर अगर तुम भाई 10-15% के लिए वहां पर घुसोगे ना तो तुम दिक्कत में आ सकते हो बाद में, अगर तुमने सही टाइम पर एग्जिट नहीं लिया। हो सकता है कि स्टॉक वहीं से नीचे आ जाए और हो सकता है कि वो ट्रेंडिंग होने के कारण ऊपर भी जाए, पर मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला हूं। और सिंपल से जब भी मेरे को राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखता है तब मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा। अब याद रखो, तुम पहली जो कंडीशन थी प्रॉफिट ग्रोथ वाली वो शॉर्ट कर दिया मैंने तुम्हारे लिए भाई। आप वीडियो में मैंने बोला हूं कि इसमें जब राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बनेगा तब मैं बॉटम पे यहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं। अब ये चीज बोलने के लिए ना ऐसा नहीं, मतलब ऐसे कोई नहीं बोल सकता। पहले तो मैंने वैल्यूएशन एनालिसिस करा, फिर अपन ने एंकर इन्वेस्टर्स का जो एग्जिट होता है ना, एग्जिट लॉकिंग जब खत्म होता है उसको एनालाइज किया, और इन सब के बेसिस पर क्या बनता है वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक में क्या पैटर्न बन सकता है मैंने वो भी प्रेडिक्ट किया। और आज के टाइम पर आप देखोगे ये शेयर में, ये शेयर तुम खोल के देखो, यहां पर शेयर ऐसा आ गया और ये राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। अभी के टाइम पर वो बॉटम पर है। मैं कोई यहां पर ये नहीं बोलना चाहता कि ये बॉटम पर है इसको बाय कर लो, कुछ नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला कि भाई शेयर गिरेगा, मेरे को लिस्टिंग के बाद में ये इसको बेच के लिए निकलना था, मैंने बेचा और यहां पर राउंडिंग बॉटम बना। देखो इतना सब दिखाने का मेरा मतलब यही था कि भाई कोई कंपनी खराब या अच्छी नहीं होती। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एकदम खराब कंपनी थी और इस वीडियो में मैं इसके बिजनेस की तारीफ कर दूंगा, इसके वैल्यूएशन की तारीफ कर दूंगा तो एचडीबी फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। देखो सही या गलत वैल्यूएशन होता है क्योंकि भाव ही भगवान होता है। तो अपन इस वीडियो में पूरा वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे और फिर मैं अपनी पर्सनल यहां पर लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैं एक्चुअल कंपनी में करने वाला क्या हूं। ठीक है, तो सीधा अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं, सीधा अपन बात करते हैं। पहली बात यहां पर अपन सब्सक्रिप्शन पता करते हैं। देखो क्यूआईबीस का जो सब्सक्रिप्शन था ना वो 58x का था। इससे हमको इतना समझ में आ रहा है कि यहां पर क्यूआईबीस का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा है। ऐसे तो काफी सारे ऐसे भी आईपीओ है जहां पर लगभग 200 गुना का भी हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है क्यूआईबीस की तरफ से, पर वो चीज अलग होती है और यहां पर चीजें अलग होती है क्योंकि ये इसका जो इश्यू साइज है ना 12,500 करोड़ का है और वहां से लगभग 43% जो कोटा है ना वो क्यूआईबीस के लिए रखा गया था। और इतने बड़े कोटा में से, इतने बड़े साइज में से यहां पर क्यूआईबीस का 58 गुना का सब्सक्रिप्शन आना, मतलब इतना तुम समझ लो कि इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर है। और जो भी स्टॉक भागता है ना भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स अपन बहुत ही छोटे लोग हैं, स्टॉक्स को भगाते हैं, कंपनी को भगाते हैं इंस्टीट्यूशंस। और तुम ये समझो रिटेल कोटा 1x भी सब्सक्राइब नहीं होता है एप्लीकेशन के बेसिस पर, और क्यूआईबीस इतना ज्यादा सब्सक्राइब होता है। मतलब तुम इतना समझ लो कि भाई रिटेल इससे दूर भाग रहा है और क्यूआईबीस इसको पकड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस कंपनी के पीछे जा रहे हैं। तो अभी फाइनली अपन कंपनी के वैल्यूएशन को भी समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, कंपनी का बिजनेस। देखो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, साथ में ये अपर लेयर एनबीएफसी है और इनको आईपीओ लाने की कोई जरूरत नहीं थी, इनको फंड रेजल की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इनका कंपनी का जो बिजनेस है ना वो काफी तगड़ा चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी तगड़ी है। ठीक है, पहली बात तो ये।
इनको आईपीओ इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इनको 75% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग लाना था, जहां पर एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर होल्डिंग 94% की थी, उनको 75% से नीचे लाना था, इसलिए इन्होंने आईपीओ लाया और इसमें 10,000 करोड़ का यहां पर ओएफएस ऑफर फॉर सेल किया। ठीक है, नहीं तो इनको लाने का कोई जरूरत नहीं था, इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल, लोगों को इतना स्टेक बेचने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, साथ में इनको मार्केट में लिस्ट होना था सितंबर 2025 तक, इसीलिए इन्होंने मार्केट में आईपीओ लेकर के आया। अभी अब अपन आते हैं इसके फाइनेंशियल रेशोज के ऊपर। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूं तो यहाँ पर 28 का है। ठीक है, जो कि इतना महंगा बिल्कुल नहीं है। वहीं पर इसके पी रेशो पर देखो, पी रेशो इसका कितना है 28 का, प्राइस बैंड कितना है 740 का। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया कि कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आती है 61,000 करोड़ की। वहीं पर अनलिस्टेड मार्केट में अपन जाते हैं ना, तो अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर का प्राइस एक टाइम पर चल रहा था 1200 रुपए का। यहां से लगभग 40% का डिस्काउंट हमको अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है, और वहां पर अपन जीएमपी जोड़ लेते हैं, मान के चलते कि 10% पे लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर भी ये ज्यादा नहीं होगा भाई। यहाँ पे 70 रुपए ऐड कर देंगे भाई, 800 ये निकल के आएगा तुम्हारा, 810 रुपए के करीब लिस्टिंग आएंगी, फिर भी 1200 रुपए के कंपेयर में ये अभी के टाइम पर सस्ता है। ये चीज हो गई एक। वैल्यूएशन की बात करूं 1200 रुपए के भाव पर, तो ये था 95,000 करोड़ का, इतना हमको समझ में आता है। ये चीजें हो गई। अभी कंपनी का बिजनेस क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। ठीक है, अभी फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कब करता है, जब रेपो रेट कट होता है। इंडिया में अभी के टाइम पर क्या कंडीशन है, एनबीएफसी सेक्टर काफी तगड़े तरीके से ग्रो कर रहा है। आप बजाज फाइनेंस ले लो, श्रीराम फाइनेंस ले लो, श्रीराम फाइनेंस तो अभी के टाइम पर निफ्टी 50 में भी आ रहा है, तो ये चीज अपनी क्लियर होती है। साथ में रिसेंटली सीआरआर कट हुआ था 1% से, 100 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने कट करा, 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट हुआ। अभी के टाइम पर अपनी सीपीआई इन्फ्लेशन कहां पर है, लगभग 2 से 3% के करीब सीपीआई इन्फ्लेशन है। ठीक है, अपना रेपो रेट भले ही 6% के नीचे अभी ला दिया गया है, पर आरबीआई का कहना है कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा अपन रेपो रेट कट करेंगे। जब भी रेपो रेट कट होता है तो एनबीएफसी सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है। मार्केट अभी के टाइम पर 25,500 के भाव पर चल रहा है। यहां पर भी स्कोप है कि अपने ऑल टाइम हाई को तोड़े, क्योंकि लगभग 1 साल का कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन भी हमको मार्केट में अभी देखने को मिल चुका है, और जो भी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर थ्रेट थे वो भी हटते हुए दिखाई दे रहे। देखो, अभी मैं बात करता हूं सीधा लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। मैं कल भी जब वीडियो बनाया था, कल या परसों मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर हो, अभी मैंने सीरियल बोला था ना, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भाई प्रोनाउंसिएशन सही से कर ले, वो सीरियस होता है, सीरियस आईपीओ इन्वेस्टर। भाई सीरियस आईपीओ इन्वेस्टर मैं बोलना ही नहीं चाहता था, मैं बोलना चाहता था सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर। सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर, अब हो सकता है कि ये शब्द मैंने बनाया, अभी अलग से बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर का मतलब मेरे उससे वो हो रहा है कि लगातार एक आईपीओ में डाला, निकाला पैसा, लिस्ट होते ही निकाला, दूसरा आईपीओ में लगाया, वही अनलॉक हुआ अमाउंट, नहीं लगा तो अनलॉक हुआ, दूसरे में लगा दिया। जो ऐसे ऐसे आईपीओ पे कूदते हुए जाता है ना, उसको बोलते हैं सीरियल आईपीओ इन्वेस्टर। अभी याद रखो ये डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा अगर आप इन्वेस्टर हो तो छोड़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं, डालो पैसा, 10% का प्रॉफिट होता है, 5% का प्रॉफिट होता है, निकालो, निकल जाओ। इन केस फ्लैट लिस्टिंग हो गई फिर भी निकल जाओ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं तुमको। यहां पर प्रॉफिट हो सकता है 10 दिन में, पर काय को दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस करने का। हो सकता है कि इन बिटवीन आपको अच्छा खासा आईपीओ देखने को मिल जाए जहां पर 30-40% का जीएमपी हो, तो वो तो आपसे मिस हो गया ना। इसीलिए फ्लैट लिस्टिंग भी होती है, नुकसान नहीं हो रहा है तो निकल लो। इनकेस नुकसान हो रहा है और आगे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भाई 40-50% का जीएमपी वाला आईपीओ आ गया, तो भी निकलो, फिर जाओ। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो यहां पर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, जिनके पास में ऐसा नहीं कि भाई वो कैपिटल नहीं निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि उनका कहीं नुकसान हो जाएगा, वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं एटलीस्ट खुद की इच्छा से। उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनके लिए मैं आपको बताता हूं, अगर इसकी लिस्टिंग लगभग 15% से नीचे हो गई, इन केस मैं अपना बता रहा हूं, चलो उनका भी छोड़ो, मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, 15% से इसकी लिस्टिंग हो जाती नीचे, तो मैं यहां पर होल्ड करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है यार कि कम से कम 1,000 रुपए का तो भाव आएगा ना भाई, 1,000 रुपए का भाव आएगा, क्योंकि 50x प्लस जो है ये आपका क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन है, मतलब सबको यहां पर मिला नहीं है। बेचेंगे रिटेल जिनको मिला है, पर खरीदेंगे क्यूआईबीस जिनको नहीं मिला है। तो जो क्यूआईबीस है ना, इंस्टीट्यूशन है, ये किसी भी आईपीओ की प्राइस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से बोला बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन हायर था उस टाइम पे। वो जो वीडियो था ना, वो एक बार पूरा देख लेना, वहां पर मैंने पूरे मैट्रिक्स समझाया, इसलिए एंड में जाके वो चीजें मैं बोल रहा हूँ, वो तो कंक्लूजन था वीडियो का। वैसे इसकी वैल्यूएशन अभी डिसेंट है। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई चीज आपको बाय करने की, सेल करने की एडवाइस नहीं दे सकता। मेरा मुद्दा यह कि भाई मैं आपको वैल्यूएशन सिखा दूं कि ये चीजें होती है, इस तरीके से वैल्यूएशन वो किया जाता है, मार्केट कंडीशन कैसी वो समझा जाता है, और सारी चीजों को फैक्टर में लाते हुए लॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन निकाल के अपन चीजों को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। बेल आइकन को ऑल पे सेट करोगे तो आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।